नमस्कार। एग्जाम्स क्वेश्चंस के PYQ वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में उत्तर प्रदेश PCS द्वारा 1993 के प्रीलिम एग्जाम में पूछे गए इंडियन पॉलिटी के प्रश्नों को विस्तार से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? पहला, सीधे जनता द्वारा। दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा। तीसरा, भारतीय राज्यों के शासकों के नामांकन द्वारा। चौथा, प्रांतीय सभाओं द्वारा। जिसका सही जवाब है चौथा, प्रांतीय सभाओं द्वारा। कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत नवंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा हुआ था, क्योंकि इसके लिए वोटिंग नहीं हुई थी या इलेक्शन नहीं हुआ था। हालांकि इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, आंग्ल भारतीय यानी आंग्ल इंडियन, भारतीय ईसाई, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इन सभी के प्रतिनिधियों को जगह मिली थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगला प्रश्न, मौलिक कर्तव्यों का समावेश भारतीय संविधान में हुआ। पहला, 44वें संशोधन से। दूसरा, 42वें संशोधन से। तीसरा, 43वें संशोधन से। चौथा, 44वें संशोधन से। जिसका सही जवाब है दूसरा, 42वें संशोधन से। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को यानी फंडामेंटल ड्यूटीज को रूस के संविधान से लिया गया है, जिसकी सिफारिश स्वर्ण सिंह समिति ने की थी। इस सिफारिश को 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में एक नए भाग 4 क के अंतर्गत अनुच्छेद 51 क में जोड़ा गया। प्रारंभ में मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी, लेकिन 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 51 क के तहत एक नया मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें यह बताया गया है कि हर भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चे को 6 से 14 वर्ष की उम्र तक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराए। इसके कारण मूल कर्तव्यों की संख्या अब 11 हो गई है। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं, यानी राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन कौन वोटिंग कर सकता है? फर्स्ट, लोकसभा के चुने हुए सदस्य। सेकंड, राज्यसभा के चुने हुए सदस्य। थर्ड, राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य। फोर्थ, राज्य विधान परिषद के चुने हुए सदस्य। जिसके विकल्प हैं, पहला फर्स्ट एवं सेकंड। दूसरा, फर्स्ट एवं फोर्थ। तीसरा, फर्स्ट, सेकंड एवं थर्ड। चौथा, फर्स्ट, थर्ड एवं फोर्थ। जिसका सही जवाब है तीसरा, फर्स्ट, सेकंड एवं थर्ड। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता द्वारा सीधे तौर पर नहीं होता है, बल्कि एक निर्वाचन मंडल के जरिए होता है। इस निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं। इसमें मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते। इसके अलावा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों जैसे दिल्ली, पांडिचेरी, अब जम्मू एवं कश्मीर के भी निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे, जो कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल होता है, यानी CAG का कार्यकाल कितना होता है? पहला, 4 वर्ष। दूसरा, 5 वर्ष। तीसरा, 6 वर्ष। चौथा, 7 वर्ष। जिसका सही जवाब है तीसरा, 6 वर्ष। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में निरीक्षक एवं महालेखा परीक्षक की पद की व्यवस्था की गई है, यानी CAG के पद की व्यवस्था की गई है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो की आयु तक होता है।
अगला प्रश्न, योजना आयोग की स्थापना की गई। पहला, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करके। दूसरा, संसद द्वारा एक कानून बनाकर। तीसरा, संघीय मंत्री परिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके। चौथा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। जिसका सही जवाब है तीसरा, संघीय मंत्री परिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके। योजना आयोग का उल्लेख मूल संविधान में नहीं है। यह एक संविधानेतर निकाय है जिसकी स्थापना मार्च 1950 में संघीय मंत्रिपरिषद के एक कार्यपालकीय संकल्प द्वारा की गई। यह डेवलपमेंट कार्य के लिए योजना बनाती है, जो कि 1 जनवरी 1915 को वर्तमान मोदी सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, की स्थापना की। अगला प्रश्न, निम्न वाक्यों का अध्ययन कीजिए। कथन ए, मंत्री नीति बनाते हैं यानी मिनिस्टर रूल बनाते हैं, और लोक सेवक यानी सिविल सर्वेंट उसको क्रियान्वयन यानी लागू करते हैं। कारण आर, संसदीय प्रणाली में मंत्रियों का उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्य करता है, यानी मिनिस्टर अकाउंटेबल होते हैं। जिसके विकल्प हैं, पहला, कथन और कारण दोनों सही है तथा कथन कारण का सही स्पष्टीकरण है। दूसरा, कथन और कारण दोनों सही है किंतु कथन कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तीसरा, कथन सही है पर कारण गलत है। चौथा, कथन गलत है पर कारण सही है। जिसका सही जवाब है दूसरा, कथन और कारण दोनों सही है किंतु कथन कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है। मंत्री नीति बनाते हैं यानी रूल बनाते हैं और सिविल सर्वेंट उसे लागू करते हैं, तथा संसदीय प्रणाली में मंत्रियों का उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्य करता है। संविधान के अनुच्छेद 75 क्लॉज 3 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। इसलिए कथन और कारण दोनों सही है किंतु कथन कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है, क्योंकि मंत्रियों के उत्तरदायित्व के कारण लोक सेवक अनामता के सिद्धांत पर संरक्षित रहते हैं और लोक सेवक द्वारा किए गए सारे कार्यों की जिम्मेदारी मंत्री की होती है। अगला प्रश्न, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है। पहला, 1 वर्ष के लिए। दूसरा, 6 माह के लिए। तीसरा, 3 माह के लिए। चौथा, 1 माह के लिए। जिसका सही जवाब है दूसरा, 6 माह के लिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(5) के तहत कोई भी व्यक्ति जो संसद के सदस्य बनने की योग्यता रखता है वह मंत्री बन सकता है, लेकिन उसका कार्यकाल केवल 6 माह तक रहेगा। इससे आगे अपने पद पर बने रहने के लिए उसे संसद के किसी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य है या सदस्य के रूप में निर्वाचित होना अनिवार्य है। अगला प्रश्न, राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व निम्नांकित में से किस आधार पर दिया जाता है। पहला, प्रत्येक राज्य के लिए बराबर। दूसरा, उनकी जनसंख्या के अनुपात के अनुसार। तीसरा, उनके क्षेत्रफल के अनुपात के अनुसार। चौथा, उनके राजस्व के अनुपात के अनुसार। जिसका सही जवाब है दूसरा, उनकी जनसंख्या के अनुपात के अनुसार। राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर दिया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है। इसमें से 238 सदस्य राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों यानी केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं, जबकि 12 सदस्य कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के अनुभवी लोगों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। पहला, प्रधानमंत्री। दूसरा, भारत के उपराष्ट्रपति। तीसरा, वह व्यक्ति जो इस पद के लिए चुना जाता है। चौथा, भारत के राष्ट्रपति। जिसका सही जवाब है दूसरा, भारत के उपराष्ट्रपति।
संविधान के अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यानी जब तक वह उपराष्ट्रपति है तब तक वह राज्यसभा का सभापति बना रहेगा और कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। हालांकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है और राज्यसभा का किसी भी अन्य सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जबकि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल केवल 5 वर्षों का होता है। अगला प्रश्न, केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है। पहला 5वीं अनुसूची में, दूसरा 6ठी अनुसूची में, तीसरा 7वीं अनुसूची में, चौथा 8वीं अनुसूची में। जिसका सही जवाब है तीसरा, 7वीं अनुसूची में, यानी शेड्यूल 7 में। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ यानी केंद्र सरकार और राज्यों के मध्य विधि यानी कानून बनाने की शक्तियों का विभाजन के बारे में दिया गया है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं। सूची 1 में संघ सूची दी गई है, दूसरे में राज्य की सूची दी गई है, तीसरे में समवर्तीय सूची के बारे में दिया गया है। संघ सूची में वे विषयों का लिस्ट है जिसमें केंद्र सरकार या केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है, जबकि समवर्तीय सूची के विषयों पर विधि बनाने यानी कानून बनाने का अधिकार संघ एवं राज्य सरकार दोनों को ही है। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां यानी रेसिडुअल पावर यानी ऐसे विषय जो 7वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है, इन विषयों पर रूल बनाने का अधिकार संसद के पास है, जिसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद 248 में की गई है। अगला प्रश्न, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? पहला 7वां, दूसरा 8वां, तीसरा 6वां, चौथा 9वां। जिसका सही जवाब है पहला 7वां। केंद्र राज्य संबंध संविधान की 7वीं अनुसूची तथा भाग 11 में दिया गया है। भारत में केंद्र राज्य संबंध संघवाद की ओर उन्मुख है तथा यह संघवाद की प्रणाली कनाडा के संघवाद से ग्रहण की गई है। अगला प्रश्न, कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? पहला गुजराती, दूसरा कश्मीरी, तीसरा राजस्थानी, चौथा डोंगरी। जिसका सही जवाब है तीसरा राजस्थानी। भारतीय संविधान के भाग 16 के अंतर्गत अनुच्छेद 343 से 351 राजभाषा से संबंधित है तथा अनुच्छेद 344 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है कि वह राजभाषा के संबंध में आयोग गठित कर सकता है। जब संविधान लागू हुआ था उस समय 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं शामिल थीं तथा 21वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सिंधी भाषा तथा 71वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया तथा 92वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 2003 में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। आज के समय में 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं शामिल हैं, जो इस प्रकार हैं: असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, मैथिली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, डोंगरी, बोडो, संथाली और उर्दू। इसी क्वेश्चन के साथ इस साल पूछे गए पॉलिटी के प्रश्न समाप्त हुए। धन्यवाद।